शब्बीर ने मर्दान में एक शादीशुदा नौजवान की लाश देखी है। नौजवान की अचानक मौत ने पूरे इलाके को हैरान करके रख दिया था। इस कहानी का आखिर किस्सा क्या था, आइए देखते हैं। शब्बीर ने एक दिन देखा कि जिब्रान सुबह सवेरे घर से काम पर निकलने लगा तो उसकी बीवी ने उसे आवाज देकर टोका। सुने? हाँ बोलो। वो आपसे तो बात ही नहीं हो पाती, रोज रात में आप आकर पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ने लगते हैं। तुम क्या चाहती हो, इम्तिहान नहीं दूं मैं? जरूर दें, लेकिन इतनी किताबें पढ़ने के बाद भी पुलिस में भर्ती नहीं हो पाएंगे आप। क्यों नहीं होऊंगा? मेरिट पे आके दिखाऊंगा तुम्हें मैं। मेरिट पे देखते हैं। अगर नहीं हुआ ना मैं खुदकुशी कर लूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप, अल्लाह ना करे। अच्छा, वो आपने बहुत दिनों से घर के खर्चे के पैसे भी नहीं दिए। बड़े भाई भी ना बहुत गुस्सा कर रहे थे। वो मैं उनसे बात कर लूंगा, तुम रहने दो। अभी मैं जाऊं? जी जाए। दूसरे मंजर में शब्बीर ने देखा कि जिब्रान अपनी दुकान में मौजूद था। सामने सिलाई की मशीन रखी हुई थी, कुछ कटे हुए कपड़े थे और जिब्रान मशीन चलाने के बजाय कुछ लिखने पढ़ने में मसरूफ था। इसी दौरान जिब्रान के बड़े भाई ने खामोशी से दुकान के अंदर झांका और उस पर तंज करने लगा। अबे अफलातून बनेगा क्या? ये जो कपड़ों का इतना ढेर लगा रखा है, ये कौन सिएगा? भाई मैं ही सीऊंगा, बस ये टेस्ट की तैयारी कर रहा हूँ, फिर कर लूंगा काम। बस। अच्छा, ये पुलिस भर्ती का टेस्ट? हाँ भाई, आपको तो पता है कि कितना शौक मुझे पुलिस में जाने का। हाँ, तो इसमें पढ़ने लिखने की क्या जरूरत होती है? क्या मतलब? छोड़, तू नहीं समझेगा। देख मेरी बात सुन, मेरी दुकान ना अब बिल्कुल नहीं चल रही है। तू तो जानता है सारा कारोबार चौपट पड़ा है। देख, पिछले 3 महीने से घर का सारा खर्चा मैं चला रहा हूँ, पर तू यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है? क्यों भाई, बिजली का बिल दिया तो था पिछले महीने मैंने। बिल? कौन सा बिल? 10,000 बिल आया था बिजली का। तूने कितना दिया? सिर्फ 2,000। बाकी का सारा बिल मैंने भरा है। तो भाई क्या करूं, मेरा काम भी तो नहीं चल रहा। हाँ, तो हाथ पांव चलाएगा तो काम चलेगा। सारा दिन ये कॉपी लेकर बैठा रहता है। हालात क्या टाइट हुए, अपनों ने नजर ही हटा ली हमसे। ओ हीरो, ज्यादा डायलॉग मत मार, समझा तू? भाड़ में गया तू और ये तेरी पुलिस की नौकरी। मेरी बात कान खोल के सुन ले, अगले 6 माह तक घर का सारा खर्चा तू चलाएगा। उठा लूंगा भाई, अभी मैं पढ़ लूं, कर लूंगा मैं। हाँ, पढ़ ले। कौन सा तूने पढ़ लिख के पास हो जाना है? दर्जी का काम करने वाला जिब्रान एक दिन मुर्दा हालत में पाया गया। उसका बदन लहू में डूबा हुआ था और ये वाकया उस वक्त पेश आया जब वो मुबैना मेरिट के बावजूद पुलिस में भर्ती नहीं हो सका। जिब्रान के घर वाले, खास तौर पर उसका भाई, अपने भाई के लिए ये कह कहकर रो रहा था कि जिब्रान पर पुलिस में भर्ती होने का खत सवार था। शब्बीर ने देखा कि जिब्रान की लाश पर चादर पड़ी हुई थी और घर वाले गिरिया जारी कर रहे थे। भाई, मैं तुझे बड़ा बाहिम्मत इंसान समझता था, तूने अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर दी। चाचू देखे ना मेरे भाई को क्या हो गया। बस बेटा, जो होना था वो हो गया। नहीं चाचू, मैं अपने भाई के बगैर कैसे रहूंगा। सब्र करो चाचू, भाई उठो ना, भाई उठो, भाई उठो। शब्बीर ने यह भी देखा कि दोनों भाइयों की बीवियां एक कोने में बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। शब्बीर ने इसके फौरी बाद जो मंजर देखा
वो था जिब्रान के महल्ले का। महल्ले के कुछ लड़के एक जगह इकट्ठे होकर आपस में गुफ्तगू कर रहे थे। तुझे ये लगता है जिब्रान ने खुदकुशी की होगी? हाँ यार, कहता तो था वो। बेचारा कितनी मेहनत कर रहा था पुलिस में जाने के लिए। जब देखो पढ़ रहा होता था, दिन के वो अपने भाई से भी लड़ पड़ता था। मेहर का तो हमेशा कत्लेआम हुआ है यहाँ पे। अच्छा यार, वो हमारा अच्छा दोस्त था, जैसे भी मरा हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत करना। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं यार, हमारा दोस्त था वो। देख यार, मैं कह रहा हूँ ना, खामोश हो जा, बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हाँ यार, बात तो तू ठीक कहता है। सब्र करना होगा। इंसान बहुत अच्छा था यार वो। यार उसके लिए दुआ करनी चाहिए ताकि उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। आमीन। महल्ले के लड़कों की बातचीत सुनकर शब्बीर का माथा ठनक गया। अगर जिब्रान ने खुदकुशी नहीं की थी तो क्या किसी ने उसे कत्ल किया था? और अगर कत्ल किया था तो इसकी वजूहात क्या थी? कातिल कौन थे? शब्बीर इन सवालों के जवाबात के लिए निकल खड़ा हुआ। शब्बीर का ख्याल था कि पुलिस में भर्ती ना किए जाने पर जिब्रान बददिल तो हुआ होगा, लेकिन खुदकुशी जैसा इक़दाम नहीं किया होगा। या तो किसी ने दुश्मनी का बदला निकाला या फिर शायद किसी औरत से इश्क का राज फाश होने पर मारा गया। शब्बीर ने इस सवाल के जवाब के लिए जिब्रान की बीवी से राबिता किया तो पता चला कि जिब्रान की बीवी उससे खुश नहीं थी। शादी तो हमारी खानदानी रिवायतों के मुताबिक ही हुई थी, लेकिन मेरे शौहर मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। हमारे बच्चे नहीं हुए थे। शादी के कुछ अरसे तक तो सब बहुत अच्छा था, अच्छे से जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन फिर कुछ टाइम बाद एक बेजारी सी छा गई। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। जिब्रान की बीवी के मुंह से मुबैना बेजारी का लफ्ज सुनकर शब्बीर चौंका और उसे लगा कि वो हकीकत के करीब पहुंच गया। शब्बीर ने ढके छुपे लफ्जों में ये जानने की कोशिश की कि कहीं उसकी बीवी किसी और को तो पसंद नहीं करती थी और कहीं उसने किसी आशना के साथ मिलकर अपने शौहर को कत्ल तो नहीं करा दिया। नहीं, ये इल्जाम है, ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ एक बेजारी थी, वो तो मुझे खर्चा तक नहीं देता था। बस एक ही धुन सवार थी कि पुलिस में जाना, लेकिन नहीं जा सका और जिंदगी खत्म करने का फैसला उसका खुद का था। जिब्रान की मौत का मामला अभी तक उलझा हुआ था, बल्कि वक्त के साथ साथ मजीद पुरसरार होता जा रहा था। पुलिस को भी जिब्रान की खुदकुशी का यकीन नहीं था और वो अपने तौर पर तहकीक कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि जिब्रान का चाचा पुलिस स्टेशन में तफ्तीशी के सवालों के जवाब दे रहा था। बड़ा अफसोस हुआ कि आपका जवान भतीजा दिल बर्दाश्ता हुआ और उसने अपनी जान ली। क्या आपको इस बात पे यकीन है? सर वो था ही ऐसा, अपनी हार कभी बर्दाश्त नहीं करता, इसी वजह से उसने अपनी जान ली। मगर उसके जिस्म पे जो जख्मों के निशानात थे वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। देखिए सर, इसका हमें कुछ नहीं पता। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि ये बात सच है कि उसने खुदकुशी की है। चले मान लेते, अब ऐसा करें कि मकतूल के बड़े भाई को, मेरा मतलब है कि इन बड़े भतीजे को जरा पुलिस स्टेशन तो लेकर आए, उनसे भी जरा मालूमात तो करें हम, क्योंकि हमें भी पक्की रिपोर्ट बनानी होती है, चालान पेश करना है अदालत। देखिए सर, चालान मत पेश करे, हमें और कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना। तो वैसे भी सर हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रामा, बहुत बड़ा अलमिया पड़े। चले, इंशाल्लाह आपका गम दूर हो जाएगा।
आप ऐसा करें कि वेटिंग रूम में बैठे और हाँ, अपना और अपने भतीजे का नंबर याद से लिखवा दीजिएगा, ताकि जरा उनसे भी तो मालूमात करें। जी सर। चले हवलदार, चाचा को बैठाओ उधर। पुलिस की तफ्तीश के बाद इस उलझे हुए केस में एक और नया मोड़ आ गया। पुलिस के मुताबिक जिब्रान ने खुदकुशी नहीं की थी, बल्कि वो एक झगड़े में मारा गया था, और झगड़ा भी एक छोटी सी बात पर हुआ था। शब्बीर के कानों में जो अल्फाज पड़े थे वो ये एक ऐसी जगह थी जहां अंधेरा था, शायद लाइट गई हुई थी। जिब्रान एक कमरे में मोबाइल फोन पर वक्त गुजार रहा था। मोबाइल की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी, जबकि ऐसा लग रहा था कि इस अंधेरे में कोई और शख्स भी मौजूद था जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। 11,500 रुपए दे चुका हूँ मैं। झूठ बोल रहे हो तुम। अच्छा, जाओ जो करना है कर लो। सोच लो क्या कर लोगे तुम। ये कर लूंगा। इस आखिरी आवाज के साथ शब्बीर ने गोली चलने, जिब्रान के लुढ़कने और एक शख्स को अंधेरे में भागते देखा। पुलिस के मुताबिक भागने वाला ये शख्स कोई और नहीं था, बल्कि जिब्रान का बड़ा भाई था, जिसने घर का खर्चा पानी न देने पर अपने छोटे भाई को कत्ल कर दिया था। कि हमारे पास ये वाकया रिपोर्ट हुआ था एक जिब्रान नामी एक नौजवान का, कि उसने जेल में रिक्रूटमेंट के लिए कोई टेस्ट दिया और उसमें फेल हुआ और उसके बाद दिल बर्दाश्त होकर उसने खुदकुशी की। इनिशियली पुलिस के पास ये रिपोर्ट उसके चाचा ने दर्ज कराई और उसके ऊपर फिर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। मेडिकल एविडेंस के बाद और उसके अलावा पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन, अपनी टीम हमने उसमें बनाई ताकि इसको प्रॉपर तरीके से हम इन्वेस्टिगेट करें, क्योंकि ये खासकर ये सोशल मीडिया के ऊपर बाकी उस पर ये जो वाकया है इसको काफ़ी कवरेज मिली थी। और वैसे भी एक नौजवान का वो था वाकया था, तो उसमें हमने कहा कि हम इसको ज़रा तहकीक करके और उसके डेप्थ में हम जाते हैं। फिर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिली और उसके अलावा जो डॉक्टरी रिपोर्ट है, बाकी जो हमारे पास एविडेंस आई, उससे हमें ये पता चला कि ये खुदकुशी नहीं है और ये एक मर्डर है। और फिर जब हमने इसको प्रॉपरली फिर इंटरोगेट किया और दीगर हमारे पास एविडेंस आई, तो पता ये चला कि जिब्रान के जो कत्ल में उसका अपना ही भाई बिलाल, उसने उसको मर्डर किया है। उनके आपस में घरेलू कोई तनाज़ात चल रहे थे और फिर उसको खुदकुशी का रंग देने का उन्होंने ड्रामा किया। फिर उसके ऊपर हमने प्रॉपर FIR रजिस्टर की और जो मुलजिम है बिलाल, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। वो अभी जेल में है। आले कत्ल जो पिस्तौल है वो भी उससे बरामद है और उसकी प्रॉपर FIR दर्ज हो चुकी है। शब्बीर को यकीन है कि जिब्रान के कातिलों को सजा जरूर मिल सकेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। कहते हैं कि गुर्बत और मुफलिसी इंसान को मायूसी की आखिरी सतह तक ले जाती है और इंसान का दिल जिंदगी से उचाट हो जाता है। लेकिन मियांवाली में शब्बीर ने एक ऐसे शख्स को देखा है जिसका बड़ा सा मकान था, जमींदारी थी और वो खुशहाल भी था। ये शख्स भी जिंदगी से मायूस हो चुका था। वजूहात क्या थी, देखिए इस कहानी में। ये इलाका देखिए, पुरसुकून, सामने खेत, ट्यूबवेल और इसके साथ ही बड़े से घर का अहाता। अहाते के अंदर एक गाड़ी भी दिखाई दे रही है। बड़े से दालान में पलंग बिछे हुए हैं। ये जहीर का घर है, जहां वो अपनी 4 बेटियों, एक छोटे बेटे और बीवी के साथ रहता था। 17 बरस पहले इस घर में उस वक्त खुशियां आई थी जब जहीर की शादी हुई थी। कुछ ही अरसे बाद वही सास बहू के रिवायती झगड़े शुरू हो गए और फिर आहिस्ता आहिस्ता जहीर की जिंदगी अजाब होती चली गई। जहीर के बाप ने उस वक्त दूसरी शादी की थी जब जहीर बड़ा हो चुका था और उसकी शादी नहीं हुई थी। जहीर का बाप अपने बेटे की शादी अपने खानदान में कराना चाहता था, लेकिन उसकी सौतेली माँ रास्ते में रुकावट डाल रही थी। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जहीर का बाप और उसकी सौतेली माँ दालान में चारपाइयों पर बैठे हुए थे। जहीर का बाप हुक्का गुड़गुड़ा रहा था और कुछ सोच रहा था। अरे वो खुशबख्सूती हो, अपना बेटा हो गया जवान। तो मैं क्या करूं? उसकी मरूम माँ होती ना तो अभी तक इसकी शादी हो चुकी होती। और मैं तुझे बोल बोल के थक गया हूँ, तुम्हारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। या तो उसकी शादी का सुन के तुम जानबूझ के बैरी बन जाती हो या फिर बैरी हो जाती हो। तो मैं क्या करूं और कहां से लाऊं उसके लिए लड़की? तुम मत करो, मेरा बेटा है ना, मैं कर दूंगा उसकी शादी। हाँ तो कर दो उसकी शादी। मुझे क्या, कौन सा मुझे उसके साथ रहना है?
तू सौतेली है ना, तू सौतेली ही रहेगी। हाँ तो तुम्हारी औलाद में कौन सा मुझे सजा समझा हुआ है, वो भी तो सौतेला ही समझते हैं। हाँ, ज्यादा दिमाग मत खा मेरा बेटा है ना, मैं शादी कर दूंगा, तुझे तकलीफ नहीं दूंगा। लो वो आगे तुम्हारा बेटा, मैं तो चली। तू कहाँ चली? अरे तुम दोनों बाप बेटों के बीच में मेरा क्या काम? जब तुम दोनों की बातचीत तय हो जाए, शादी के मामला सही हो जाए, तो फिर मुझे बुला लेना और मैं आ जाऊंगी। जहीर की सौतेली माँ उठकर जाने लगी। रास्ते में दोनों एक दूसरे के करीब से गुजर गए। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। जहीर ने सलाम किया, लेकिन सौतेली माँ जवाब दिए बगैर आगे बढ़ गई। अब्बा, देखा तुमने अपनी बीवी को? तमीज से बात करो, वो तुम्हारी माँ भी है। ऐसी होती है माँ। बहरहाल मैं आपसे ये कहना आया था कि मैं कल लाहौर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए अपने दोस्त की शादी में। ठीक है जाओ, लेकिन आकर अपनी शादी की भी तैयारी करो। अब्बा, मैं शादी सिर्फ एक शर्त पे करूंगा कि मुझे अलग कमरा बना कर दो, मैं तुम्हारी बीवी के साथ नहीं रह सकता। देख लूंगा, बना दूंगा। चलो चलता हूँ मैं, 2 दिन बाद मुलाकात होती है। चलो ठीक है, तुम निकलो, मैं भी निकलता हूँ। मुझे जानवरों को चारा भी डालना है, खेतों पे भी जाना है। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यह आज से 17 बरस पहले की बात है कि जहीर की शादी हुई थी और उसकी 4 बेटियां और एक बेटा था। सब स्कूल जा रहे थे। बच्चियों की उम्रें 5 साल से 14 साल के दरमियान थी। शादी के कुछ ही दिनों के बाद जहीर की बीवी को अपनी सौतेली सास से शिकायत पैदा हो गई और घर का सारा माहौल खराब होता जा रहा था। शब्बीर ने देखा कि एक दिन जहीर घर के दालान में मजदूरों से हिसाब किताब करने के बाद जब घर के अंदर गया तो उसकी बीवी का मूड अच्छा खासा खराब था। क्या हो गया? आज तुम्हारे चेहरे पे 12 क्यों बज रहे हैं? नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस आज मैं मम्मी के घर जा रही हूँ। अरे 100 दफा जाओ, तुम्हारी माँ का घर है, लेकिन यूँ अचानक अम्मा ने कुछ कहा है क्या? नहीं तो मुझे पक्का यकीन है, फिर तो जरूर कुछ हुआ है। देखो सही, अब तुम कह रहे हो तो मैं बता देती हूँ। ये जो तुम्हारी माँ है ना, ये हर वक्त मेरे सर पे मुसल्लत रहती है। ये क्या है, वो क्या है, थक गई हूँ मैं उनके सवालों के जवाब देते देते। देखो मुझे आप बताओ, आखिर मामला क्या है? हर काम में कीड़े निकालती, एक पल सुकून नहीं है। मैं आज ही अब्बा से कहता हूँ कि वो अम्मा को यहाँ मत भेजा करें। वो कौन सा काम है? वो भी यही कहते फिरते कि मैंने तुम्हें नफ्सियाती बना दिया है। हाँ तो कौन सा गलत कह रहे थे? तुम्हारी रोजाना की बकबक से मेरे सर में दर्द रहने लगा है। तुम सब मिले हुए हो, तुम, तुम्हारा बाप और तुम्हारी वो शरीफ माँ। अब इसमें शराफत कहाँ से आ गई बीच में? सब जानती हूँ, तुम्हारे बाप को उसने फंसा के शादी करी थी ना। बकवास जरा कम करो। माना कि वो सौतेली है, लेकिन है तो मेरी माँ ना। तमीज से बात किया करो। देखो ज़हीर, हमारे 5 बच्चे हैं और बच्चियाँ कब बड़ी होती हैं पता भी नहीं चलता। ऐसे माहौल में कौन करेगा उनसे शादी? तो ये कि मुझे यहाँ से कहीं दूर ले चलो, दम घुटता है मेरा यहाँ पर। यहाँ मसला क्या है? इतना बड़ा घर है, अपनी खेती बाड़ी है, और मेरे माँ बाप तो वैसे भी अलग घर में रहते हैं ना। क्या मसला है तुम्हें उनके साथ? कौन सा दूर रहते, बराबर में तो रहते, हर वक्त इधर की ताकम झांकी में लगे रहते हैं। देखो यार, मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। खुदा के वास्ते मुझे बख्श दो। बख्श दिया, जा रही हूँ मैं अपनी माँ के घर। 2-4 दिन मुझे भी सुकून चाहिए। जाओ, शौक से जाओ और अपनी औलाद को अपने साथ लेके जाना। मैं क्यों लेके जाऊँ, रहेंगे आपके और आपके माँ बाप के साथ। सौतेली सास और बीवी के दरमियान होने वाले झगड़े का नतीजा ये निकला कि जहीर की बीवी अपने बच्चों को छोड़कर मुस्तकिल अपनी माँ के घर जाकर बैठ गई, जिस पर जहीर एक तरह का नफ्सियाती मरीज बन गया था। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जहीर चारपाई पर बैठा खाना खा रहा था और उसकी सौतेली माँ जहीर के 4 साल बेटे को डांट रही थी। छोड़ा, झूठ बोलता है। ए, तेरी माँ भी झूठी और तू भी झूठा। तूने गिलास तोड़ा ना अंदर कमरे में। माँ, किस बात की खुन्नस निकाल रही हो? अब क्या झूठ बोल दिया इसकी माँ ने? अरे तू तो चुप कर, तू कौन सा कम है? अरे जोरू का गुलाम, तू कौन सा कम है? हाँ, जोरू का गुलाम, जितना अब्बा तुम्हारा गुलाम। अरे मुझे पता होता ना, जिसकी औलाद इतनी बदतमीज है वो कभी भी तेरे बाप से शादी नहीं करती। रहने दो, बस रहने दो तुम।
क्या रहने दो, क्या कहना चाह रहा तू? बता ना, बोल। आज तेरे दिल की हसरत निकाल, और आज मैं सुनना चाहूंगी। बोल, मुझे बता क्या कहना चाह रहा है तू? 2 घड़ी के लिए आता हूँ घर में सकून के लिए, खाना खाने के लिए। जहीर का खाना जहर हो गया था। उसने गुस्से में प्लेट उठाकर फेंक दी। खाना हराम कर दिया तुमने मेरा। चल भाई, उठ, और टांगे तोड़ दूंगा तेरी आइंदा तू यहाँ पे आया तो। चल जा जा जा, वो किसे सुना रहा है? गुस्सा करके दिखा रहा है मुझे। हाँ, जा और मत आना दोबारा इधर घर में। जहीर अपने 4 साल बच्चे को जबरदस्ती उठाकर ले गया और सौतेली माँ दोनों को कोसती रही। मेरे घर में नहीं आऊंगा। अरे मत है, तुझे कौन बनाने जा रहा है? हाँ, जोरू का गुलाम। ना बीवी अच्छी, ना बच्चे अच्छे। अरे सर पे मेरे दर्द डाल के रख दिया हर वक्त का। तौबा तौबा। और फिर एक दिन उसने तंग आकर अपनी 2 छोटी बेटियों को जहर खिला दिया और फिर खुद भी जहर खा लिया। तीनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 2 मासूम बेटियों और बाप ने एक ही वार्ड में तड़प तड़प कर जान दी। ये है वो मनाजिर जब तीनों बाप बेटियों का एक ही वार्ड में इलाज हो रहा था, और ये है उन तीनों की तस्वीरें जब जिंदगी उनसे रूठ गई थी। इस सानहे पर पूरे इलाके में कोहराम मच गया था। जरा ये गुफ्तगू भी सुनिए। 5 मिनट बोल रहे हैं सब, निकल नहीं बोला है भाई यार, बाबा तो भाई गाँव कर दवाई के लिए लेना भी भाई जे ले अजा आता मेरी बच्चियां धामी होती हैं, वो अपना काम कर गया। बच्चियां लेके दी थी आधी रात तक तू मैं माशाल्लाह मैं बहुत चलता भाई कार को मसेल बनाओ। उन्होंने फोन की थे, कार वाले आ गए, डॉक्टर खाने गिन गए, वो गुर्दे पास मैंने की थे, वो कहते दिन बच्चे भाई बैठूं भी दाखिल कराता मैं अल्लाह भले करे। सजना दौली में फोन की थे, बैठूं भी सारे बच्चे दाखिल की में घंटा दूर सगियां तो मर गए। बस बोलो ध्यान की थे मैंने तरले किचन पे ना बुला दे तू बचाओ। वो कानून ऐसा है जो न बच दे। रात मुलादा करा के बच्चियों को मैं घर के ना आया, फोटो मेरा दाखिल रहे 4 बजे मुझे अल्लाह को प्यारा थी के मुझे अंदिया मस्कूल बच्चे ली चिकाई मां जी मेरा बच्चे घर को बोल ले पानी बुला दिया। 9:30 वादा यार लगा है वादा रास्ता नतीजा के मैं तुम्हारे जरा बात ये अनवर चौक वाला जो वाक़या पेश है जिसमें एक आदमी ने अपनी 2 बच्चियों को जहर देकर मार दिया और बाद में भी उसने खुदकुशी कर ली गई। इसमें बज़ाहिर ये देखा जाए तो ये उनके घर का कोई झगड़ा है जिसकी वजह से उसने ये सारा कुछ किया है। लेकिन नफ्सियाती तौर पर हमने ये भी देखा है कि कभी कभार हमारे माशरे में कोई ऐसे मसाइल होते हैं जिससे घर वाले या रिश्तेदार जो हैं वो आदमी को गुस्सा दिलाते हैं। जैसे अब उसकी बेगम रूठी हुई तो उसको मनाने के लिए हो गया कि वो नहीं आई, तो उस वजह से उसको गुस्सा आया। उसने कहा कि मैं ऐसा काम करूँ ताकि उसको भी कोई नुकसान हो। तो उसने अपने आप को भी नुकसान पहुँचाया, अपने बच्चों को भी नुकसान पहुँचाया, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए। तो ये कनात परस्ती है जो कि हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। पुलिस ने इस वाक़े के बारे में जो कुछ बताया था वो ये है। जहीर नामी एक शख्स ने खुद भी गंदम की गोलियां खाई और अपनी 2 मासूम बच्चियां जो हैं उनको भी वो गोलियां जबरदस्ती दी। पहले उन बच्चियों की डेथ हुई और बाद में ये जहीर जो ट्रीटमेंट में रहे हॉस्पिटल में, इनकी भी जाकर डेथ हो गई। उसमें पुलिस ने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की उसमें ये बात सामने आई कि ये जहीर जो है इनके कोई साइकोलॉजिकल इशू थे जिसकी बुनियाद पर उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, और अपेरेंटली जो उनके घर वालों का बयान है कि उसकी वजह से इन्होंने ये किया। लेकिन कुछ भी इसमें अपनी राय देना इस वक्त कबल वक्त है। हमने इसकी बड़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन इंशाल्लाह ताला करनी है। फोरेंसिक रिपोर्ट भी, मेडिकल रिपोर्ट और बाकी शवाहिद के सामने रख के हम इंशाल्लाह ताला इस केस को कंक्लूड करेंगे और आपको ड्यू पोस्ट में इंशाल्लाह ताला इन्फॉर्म करेंगे। शब्बीर ने मियांवाली में पेश आने वाले इस सानहे पर इंतहाई दुख का इजहार किया है और कहा है कि खानगी झगड़ों से जन्म लेने वाले नफ्सियाती मसाइल न सिर्फ खतरनाक होते हैं बल्कि बाज़ औक़ात जानलेवा भी साबित हो जाते हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने रावलपिंडी में थाना चौतरा की हुदूद में एक ऐसा वाकया देखा है जिसमें एक शादीशुदा जोड़े की डाकुओं से मुठभेड़ हो गई थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि मोहसिन और उसकी बीवी अपने 4 साल बच्चे के हमराह मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहे थे कि कुछ दूर जाकर उनकी मोटरसाइकिल गिरती हुई दिखाई दी।
उधर उसी दौरान जब मोबाइल फोन की घंटी बजी तो इलाके का कोई शख्स मोहसिन के बाप को इत्तला दे रहा था। मैं रास्ते से गुजरा था, मैंने देखा 3 डाकू आपके बेटे और बहू को लूटमार कर रहे थे और बेटे की मदामत करने पे बेटे को गोली मार दी और बहू आपकी बेहोश पड़ी हुई है यहाँ पर। भाई जल्दी बताओ, मेरा बेटा तो ठीक है। बड़े अफसोस साहब कहना पड़ रहा है, वो तो अल्लाह का प्यारा हो गया। ये क्यों हो गया मेरे बेटे को? क्या हो गया मेरे बेटे को? बस भाई साहब, जो होना था वो तो हो गया, तो सब दुआ कर सकते हैं उनके लिए। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि मकतूल मोहसिन का बाप थाने में मौजूद था। सब्र करें आप, कातलों को हम छोड़ेंगे नहीं। अब ये बताएं, किसी से कोई दुश्मनी या किसी पर शक है आपको? नहीं, दुश्मनी तो किसी से नहीं थी, अलबत्ता गांव में जमीन का तनाज़ा चल रहा था। किन लोगों के साथ? ये शेरा गैंग के लोग। गांव के ही या दूसरे गांव के? गांव के ही हैं, आसपास ही रहते हैं। शब्बीर ने देखा कि मकतूल का बाप मुमकिना दुश्मनों के नाम बता रहा था और रिपोर्ट लिखी जा रही थी। फिर पुलिस ने मकतूल के बाप को तसल्ली देकर रुखसत कर दिया। तो अगर हम पकड़ लें तो आप पहचान लेंगे उन लोगों को। मकतूल मोहसिन की सना से कुछ अरसे कबल वालिदैन की मर्जी से शादी हुई थी और इनका एक 4 साला बच्चा भी था। पुलिस ने मकतूल के बाप की रिपोर्ट पर 3 मुल्जिमान को तफ्तीश के लिए तहवील में ले लिया था। शब्बीर ने देखा कि पुलिस तीनों मुल्जिमान से एक एक करके तफ्तीश कर रही थी। देखो, इससे पहले तुम्हारे साथ में सख्ती करूँ ना, खुद ही इकरार कर लो कि तुमने उसे कत्ल किया है। सर कहें तो कुरान उठा लूं, मैंने कोई कत्ल नहीं किया। सोच लो, पिछले साल तुम्हारा उससे झगड़ा हुआ था ना? सर झगड़ा तो हुआ था, लेकिन बात वहीं खत्म हो गई थी। और तुमने उसे धमकी दी थी कत्ल करने की। सर धमकी तो उसने भी दी थी, लेकिन गुस्से में ये सब हो जाता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि गुस्से में कत्ल भी हो जाता है। कहाँ छुपाया है अलग कत्ल? सर मैंने कोई कत्ल नहीं किया। तो तुम्हारे साथियों ने कत्ल किया होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये तुम कैसे कह सकते हो कि उन्होंने कत्ल नहीं किया? सर मैं जानता हूँ हम तीनों का इस कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं है। समझ गया, तुम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हो। देखो, इकरार कर लो तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। सर जब मेरा इन सबसे कोई ताल्लुक ही नहीं है तो मैं कैसे मान लूं? अगर नहीं मानोगे ना तो पूरी जिंदगी यही रहना पड़ेगा। सर आप जो चाहे करें, पर मैंने कत्ल नहीं किया है। हवलदार, ले से और लॉकअप करो, खुद ही कबूल करेगा। शब्बीर ने देखा कि तफ्तीशी उठकर बड़े अफसर के पास चला गया। क्या हुआ? सर वो तीनों लड़के बेकसूर हैं। आपने अच्छी तरह से तफ्तीश कर ली उनकी? जी सर, उन तीनों लड़कों का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, मकतूल की विवाह का बयान दिया आपने? सर मैं 2 दफा उनके घर गया हूँ, लेकिन जब भी मिलने गया हूँ तो वो बेहोश हो जाती है। लगता है उसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं है। अच्छा, वो 3 लड़के कहाँ हैं वो जिनको आपने अरेस्ट किया था? सर वो तीनों लॉकअप में। चलो एक बार मैं खुद पूछ लेता हूँ उनसे। राइट सर। ठीक है। बड़े अफसर ने दोबारा तफ्तीश की तो एक मुल्जिम ने बताया कि मकतूल की बीवी का चाल चलन मशकूक था और वो शादी से खुश नहीं थी। अब पुलिस अपने तौर पर मकतूल की बीवी के बारे में तहकीक कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि लेडी पुलिस मकतूल की बीवी से पूछगछ के लिए घर में दाखिल हो रही थी। क्या बताना है? जी कुछ पता चला मेरे शौहर के कातिलों का? आप दोस्त कर रहे हैं, हम उन्हीं को तलाश कर रहे हैं। क्या आप पहचान सकती हैं उनको? नहीं, उन्होंने मुझ पर रुमाल बांध के रखा हुआ था और अंधेरा बहुत था, मैं देख नहीं सकी। वो मेरे शौहर को थप्पड़ मार रहे थे। जब मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे धक्का देके गिरा दिया। फिर तो आपको भी चोट आई होगी। मेरी कमर पे चोट लगी है, लेकिन आपकी रिपोर्ट में तो कुछ ऐसा नहीं आया। ये बात मैंने डॉक्टर से इसलिए नहीं कही क्योंकि चोट अंदरूनी जिस्म पर थी। क्यों? क्या कोई लेडी डॉक्टर नहीं थी? होगी, मालूम नहीं। इसी दौरान सना का फोन बजने लगा तो उसने कॉल काट दी। बात कर लें, कॉल क्यों काट दी? रॉन्ग नंबर ने जिंदगी थम करके रख दी है। अक्सर आती है इस तरह की कॉल। जी दिखाएं मुझे। नहीं रहने में कुछ भी नहीं दिखाएं।
क्या समझती हो हम पागल हैं? ले चलो इन्हें, अभी पूछताछ करेंगे इनसे। लेकिन मेरा बच्चा, उसे भी ले चलते हैं। पुलिस ने सना के फोन की जांच पड़ताल की तो किसी तैमूर नामी शख्स की कई कॉल सामने आ गई। इस नंबर पर सना घंटों बात करती थी। ये तैमूर कौन था और सना को क्यों फोन करता था, इसकी कहानी कुछ यूं थी। शब्बीर ने देखा कि सना की आंखों में आंसू थे और वो तैमूर से फोन पर बात कर रही थी। अरे क्या बात है, क्यों रो रही हो तुम? तो और क्या करूं, वो मेरी शादी कर रहे हैं। कुछ भी करो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। देखो पागल मत बनो, शादी कर लो, और वैसे भी हमारा रास्ता तो रहेगा ना। बकवास मत करो तुम, जाओ दफा हो जाओ। तैमूर और सना आपस में कजन थे, एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी शादी ना हो सकी। शादी होने के बावजूद सना ने तैमूर से राबिता नहीं तोड़ा था और उसका इश्क पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ खामोशी से चलता रहा। तैमूर नौकरी के सिलसिले में कराची चला गया और वक्फे वक्फे से गांव आता जाता रहता। एक दिन शब्बीर ने देखा कि 27 साल तैमूर और सना गांव में एक जगह खुफिया तौर पर मुलाकात कर रहे थे। यार मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, देख लेना मैं एक दिन खुदकुशी कर लूंगी। अरे यार तुम कर लोगी खुदकुशी, बस सुकून से जिंदगी गुजारे जा। और वैसे भी तो बात होती रहती ना तुम्हारी अंदर। लेकिन तुम मुझे मिलो तो नहीं ना, पता नहीं कब जान छूटेगी मेरी इस सब से। अच्छा ये बताओ कि तुम चाहती क्या? खुदा के लिए मुझे कहीं दूर ले चलो यहाँ से। अच्छा फर्ज करो अगर मैं तुम्हें यहाँ से ले भी गया तो बच्चे का क्या करोगी? छोड़ दूंगी उसके बाप के पास। ऐसी बातें मत करो। और सुनो, अब मैं चलता हूँ, आमा कहीं किसी ने देख लिया तो खून खराबा हो जाएगा। और मैं रात में फोन करूंगा तुम्हें, सब कुछ मेरे जहन में, सब ठीक हो जाएगा। सना और तैमूर ने मंसूबाबंदी करके एक दिन सना के शौहर को गोली मार दी थी और सना ने डकैती का ड्रामा रचाया, लेकिन ये नाटक बहुत दिनों तक नहीं चल सका और पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने शब्बीर को बताया कि मुलजिमा इस कदर होशियार थी कि वारदात के बाद अपना फोन तैमूर के हवाले कर दिया था और खुद कोई दूसरा फोन इस्तेमाल कर रही थी। ये है सना और तैमूर, जो एक दूसरे के इश्क में मुब्तला थे और कत्ल जैसी घिनौनी वारदात में मुलव्विस निकले। शब्बीर ने रावलपिंडी में पेश आने वाले इस वाक़े की मजम्मत की है और कातिलों को करारे वाकई सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा।